नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज़। आज की हमारी ये वीडियो यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम, ईपीएफओ के अंदर जो दो एग्ज़ाम है एपीएफसी और एओईओ एग्ज़ाम, जो कि आपके 2 जुलाई को एग्ज़ाम है दोनों। इन दोनों के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर कोड्स पे है। आज की इस वीडियो में हम कोड ऑन वेजेस को डिस्कस करेंगे। कोड ऑन वेजेस में क्या चेंजेस हुए हैं, पहले क्या चीज़ थी, अब क्या चेंजेस हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम सबको डिस्कस करेंगे। देखिए, वैसे कोड काफ़ी बड़े हैं, आपके अराउंड 40-50 पेज, 60 पेज, 70 पेज, 80 और कुछ तो 100 से ज़्यादा पेजेस के कोड्स हैं। तो उनको पढ़ना इतना फिजिबल नहीं है और लॉ की लैंग्वेज है तो वो भी काफ़ी टफ है। तो हमने इस वीडियो के अंदर उन्हीं को एक सिंप्लीफाई वे में आपको बताया है, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जहाँ से पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमने उन सारे पॉइंट्स को आपके सामने रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोड ऑन वेजेस। कोड ऑन वेजेस के अंदर टोटल 4 एक्ट आते हैं। इस कोड के अंदर टोटल 4 एक्ट हैं और वो 4 एक्ट कौन कौन से हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो टोटल 4 एक्ट इस पूरे कोड के अंदर आते हैं। तो ये चारों के चारों एक्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोड ऑन वेजेस के अंदर कौन कौन से एक्ट हैं, या सिंपल एक एक्ट का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये एक्ट किस कोड के अंदर आता है। तो ऐसे भी यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये हमने आपको बता दिया। तो कोड ऑन वेजेस के अंदर टोटल 4 एक्ट आते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो ये आपने पढ़ लिया। अब हम आते हैं आगे। इस कोड के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस कोड के अंदर डिफिनीशंस की। इस कोड के अंदर किस चीज़ को कैसे डिफाइन किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आपने पढ़ा कोड ऑन वेजेस, तो वेजेस को इस कोड के अंदर डिफाइन किया गया है। वेजेस क्या होते हैं? तो वेजेस आर बेसिकली, वेजेस के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होती है? बेसिक पे, डीए डेयरनेस अलाउंस एंड आरए। आरए इज रिटेनिंग अलाउंसेस। तो बेसिक पे, डीए एंड आरए, ये सब आपके कोड के अंदर इंक्लूड होता है। तो मैंने इसके आगे लिख दिया है इंक्लूड। आप प्लीज इस चीज को लिख सकते हैं अपने नोट्स के जरिए, या फिर आप इसको एज ए रिवीजन क्लास भी देख सकते हैं। इसके अंदर एक्सक्लूड क्या क्या चीजें होती हैं, किस चीज को हम वेज के अंदर इंक्लूड नहीं करते? तो वो होता है स्टैट्यूटरी बोनस, जो बोनस आपको मिलता है स्टैट्यूटरी, हाउस अलाउंस, हाउस अलाउंस एचआरए जिसको बोलते हैं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है जो एम्प्लॉय करता है, रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम भी इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके साथ साथ आपका जो ग्रेच्युटी होता है, ग्रेच्युटी को भी हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, ग्रेच्युटी को भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। कंपनसेशन को भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है वेजेस में। पेंशन फंड, इन सब को भी इंक्लूड नहीं करते हैं। रिट्रेचमेंट, इसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आपको बस इतना चीज याद रखनी है कि वेजेस के अंदर सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं, बेसिक पे, डीए एंड आरए। यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा कि अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट यू कैन से, और अंडर द कोड ऑन वेजेस द वेजेस इंक्लूड्स बेसिक पे, डीए, आरए, और एक ऑप्शन कुछ अलग होगा और उसके बाद ऑप्शन आपसे फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सेकेंड चीज जो इसके अंदर है, मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट कैसे दी जाएगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? तो ये टोटल 4 पेमेंट की बात करता है, 5 पेमेंट की। पहले जो कानून था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, उसके अंदर सिर्फ 4 चीजों की बात की जाती थी, और इसके अंदर एक 5th चीज और ऐड हुई है जिसको हम अब डिस्कस करेंगे कोड के अंदर। तो पहले जो है कॉइन्स, करेंसी नोट। तो पेमेंट जो है वो कॉइन की फॉर्म में की जा सकती है, करेंसी नोट की फॉर्म में की जा सकती है, चेक भी दिया जा सकता है, और क्रेडिटिंग टू बैंक अकाउंट, सीधे बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते हैं।
तो ये चीजें पहले भी मेंशन थी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, बट इस कोड के अंदर एक नई चीज को इंक्लूड किया गया है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मोड, पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये चीज आपके सिर्फ और सिर्फ कोड के अंदर मेंशन है। आपसे पूछा जाए कि अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 there are how many modes of payment? So there are 4 mode of payment, but under the code of wages there are 5 mode of payment। मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से आता है तो 4 है, और अगर कोड से आता है तो टोटल 5 है। इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट को सिर्फ कोड में ही ऐड किया गया है, तो यहां से आपको याद हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं इसी स्लाइड में, कि इसमें जो है पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में सिर्फ इंस्पेक्टर की फैसिलिटी थी, सिर्फ इंस्पेक्टर की फैसिलिटी थी, बट कोड के अंदर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की बात की गई है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की बात की गई है। अब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर क्या था ना, एक इंस्पेक्टर होता था, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। वो इंस्पेक्टर ही मेनली चीज़ों को देखते थे, सारी चीज़ें जितना भी ये जो इससे रिलेटेड टर्म्स होती और सारी चीज़ें इस एक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होती, ठीक है, वो इंक्वायरी करते, एग्जामिन करते, सारी चीज़ों को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। इनको ये भी चीज़ याद रखनी है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी इंस्पेक्टर को पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर, और इनके पास पावर्स थी कि भाई ये मेनली इंस्पेक्ट करते थे, सुपरवाइज करते थे पेमेंट ऑफ वेजेस टू अ पर्सन एम्प्लॉयड। उसके अलावा ये सीज कर सकते थे कॉपी रजिस्ट्रेशन की और कुछ डॉक्यूमेंट पोर्शंस को, ये सब पावर्स थी। बट अब इनकी पावर को थोड़ा फैसिलिटेटर के रूप में भी कर दिया गया है। ही कैन ऑल्सो एक्ट एज ए फैसिलिटेटर टुवर्ड्स कंप्लायंसेस, टुवर्ड कंप्लायंस। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर थे, अब यहां पे फैसिलिटेटर की बात भी की गई है, तो ये चीज आपको याद रहेगी। उसके बाद इस कोड के अंदर एडवाइजरी बोर्ड की बात की गई है, एडवाइजरी बोर्ड। अब ये एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है, देखिए एडवाइजरी बोर्ड की बात की गई है। एडवाइजरी बोर्ड होता है जिसमें एम्प्लॉयज का इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर इक्वल नंबर में होते हैं। कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं इसमें जो उस इंडस्ट्रियल इंस्टैब्लिशमेंट से लिंक नहीं रखते। इनकी संख्या 1/3 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है। इनकी संख्या नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल। और 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट गवर्नमेंट के। और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा, जो कि एम्प्लॉय साइड से भी होंगे, तो वो चीज ऐसे। और उसका चेयरमैन भी, जो सेंट्रल बोर्ड होगा उसका चेयरमैन भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ऐसे ही एडवाइजरी बोर्ड होता है स्टेट का, उसके अंदर भी सेम है सारी चीजें, उसका चेयरमैन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का। बस स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में कंडीशन एक और है कि वहां पे एक महिला मेंबर भी होनी चाहिए, एक वीमेन मेंबर भी होनी चाहिए। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के अंदर एक वीमेन मेंबर की भी बात है। और 1/3 टोटल मेंबर होंगे सेंट्रल के, 1/3 मेंबर जो होंगे 1/3 ऑफ द टोटल वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर होंगे। स्टेट के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर हैं और सेंट्रल एक्ट के अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर। ये तो कुछ हमने सम प्रोविजंस देखे। अब आते हैं मेन चीज पर कि इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहां है। देखिए मैं दोनों चीजों की बात करूंगा, पहले क्या सिस्टम था और अब क्या सिस्टम है, ठीक है। हम दोनों चीजों की डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले जो है ना वो मिनिमम वेज एक्ट के अंदर सिर्फ शेड्यूल्ड एम्प्लॉय पर ही एप्लीकेबल था, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयज पर। बट अब क्या किया है, अब ये एप्लीकेबल है ऑल एम्प्लॉयज पर, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर के हों या अनऑर्गेनाइज्ड के हों,
अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड, ये सभी पर एप्लीकेबल है। आज के टाइम पे ये एक्ट सभी पर एप्लीकेबल है। रिवीजन अब बात करते हैं कि मिनिमम वेज जो है वो कितने साल में रिवाइज होते हैं। तो पहले इनको रिवाइज किया जाता था बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कितने साल में, एटलीस्ट वंस इन अ 5 ईयर, 5 साल में एक बार आप इसको रिवाइज करोगे। अब क्या किया है, अब मैंडेट कर दिया, मैंडेट दैट मिनिमम वेज शुड बी रिवाइज इन द 5 ईयर इंटरवल। अब भी 5 साल में ही आप इसको रिवाइज करोगे, इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, ये मिनिमम वेज एक्ट के अंदर है। अब हम बात करते हैं सेटलमेंट की, कि सेटलमेंट ऑफ वेजेस कितने दिन में होगा। पहले बहुत अलग अलग चीजें थी। आप देखिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि 1000 से कम अगर एम्प्लॉयज हैं तो आपको 7th डे ऑफ द मंथ, 7th डे से पहले आपको पेमेंट को सेटल कर देना है। अगर आपके 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो आपको 10th डे ऑफ द मंथ में सेटल कर देना है। बट अब इस सारी चीज को हटा के एक कॉमनलिटी लेके आई गई है कि 7th डे पे ही, 7th डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ आप पेमेंट को सेटल कर देंगे, 7वें दिन ही आप पेमेंट को सेटल कर देंगे। और अगर बात करें रिट्रेचमेंट के केस की, या किसी वर्कर को रिमूव किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, रिजाइन करता है, तो विदिन 2 वर्किंग डेज में आपको उसकी पेमेंट को सेटल करना पड़ेगा। ये बात है रिट्रेचमेंट और बाकी चीजों की। और यहां भी देखिए, अगर रिट्रेचमेंट पे पहले भी रिट्रेचमेंट और रिमूव्ड पहले भी 2 दिन ही थे, बट अभी भी 2 दिन इस चीज को रखा गया है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आता है क्लेम ऑफ बोनस। बोनस को क्लेम कैसे करते हैं, तो बोनस की मैं बात करूं तो पहले जो था ना, क्लेम फॉर वेजेस एंड बोनस कैन बी फिल्ड विद इन ए वेरिंग पीरियड फ्रॉम 6th मंथ, पहले पीरियड कोई डिफाइन नहीं था, 6 मंथ टू 2 ईयर्स ऐसे था। बट अब इन्होंने क्या कर दिया, अब 3 साल के अंदर विद इन 3 ईयर आप क्लेम कर सकते हैं। विद इन 3 ईयर क्लेम फॉर बोनस इज विद इन 3 ईयर। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ थी। पहले की मैं बात करूं एप्लीकेबिलिटी की, तो पहले जो है ये मेनली एप्लीकेबल होता था उन एम्प्लॉयज के लिए जिनकी सैलरी ₹24,000 से कम है, जिनकी सैलरी 24,000 से कम है। बट अब इस पे कोई लिमिट नहीं है, अब सैलरी कितनी भी हो ये एप्लीकेबल होगा। ऑल एम्प्लॉयज आर प्रोटेक्टेड विदाउट एनी वेज लिमिट, सारे एम्प्लॉयज ही प्रोटेक्टेड होंगे। तो 24,000 की लिमिट पहले पेमेंट ऑफ वेज एक्ट के अंदर थी, 1936 का जो पेमेंट ऑफ वेज एक्ट है ना। तो मैं आपको पेमेंट ऑफ वेज एक्ट भी बता रहा हूं साथ साथ, और साथ साथ कोड भी बता रहा हूं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए आप इजिली अटेम्प्ट कर पाए। पहले ओवर टाइम पे जो था ना, वो डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट प्रोविजंस थे, हर स्टेट के डिफरेंट रूल्स थे ओवर टाइम पे। बट अब यहां भी एक सिंगल रूल लेके आया गया है कि इट शुड बी 2 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल वेजेस, 2 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल वेजेस और ऑर्डिनरी वेजेस। तो आपने यहां तक पढ़ा। आप देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि आपसे ना सीधा पूछा जाता है कि भाई पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आर एप्लीकेबल टू, और मिनिमम वेज एक्ट वाज एप्लीकेबल टू, तो ओनली टू शेड्यूल एम्प्लॉयज, बट नाउ इट इज एप्लीकेबल टू ऑल अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉयज। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सेटलमेंट ऑफ वेजेस अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 वाज, तो उसमें 1000 से कम 7 डेज, 1000 से ज़्यादा 100 डेज, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आपसे पूछा जाता है सेटलमेंट ऑफ वेजेस अंडर द कोड ऑन वेजेस एक्ट वाज, तो इट वाज द 7th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। और रिमूव्ड और रिट्रेचमेंट और डिसमिसल के केस में पेमेंट जो है कंपनी को 2 वर्किंग डेज में करनी होती है। क्लेम ऑफ बोनस अब 3 साल है, पहले 6 महीने से 2 साल के बीच था। इस पे एप्लीकेबल था, पहले 24,000 से कम जिनकी सैलरी है उन पे एक्ट एप्लीकेबल होता था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है। ओवर टाइम पहले हर स्टेट के लिए डिफरेंट था, अब इसको क्या कर दिया गया है, 2 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल वेजेस और ऑर्डिनरी वेजेस। तो यहां तक हमने पढ़ा। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स को। अब आते हैं बोनस पे।
बोनस का क्या है, तो बात करूं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर पहले ये चीज थी कि जो बोनस है ना, इट अप्लाइज टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट विच हैज 20 और मोर एम्प्लॉयज, जिसके 20 और मोर एम्प्लॉयज हैं उस सारी इंस्टैब्लिशमेंट पे ये एप्लीकेबल होता था। बट वूज वेजेस, जिनके वेज जो है वो 21,000 रुपये से ज्यादा नहीं है, उन पे एप्लीकेबल होता था। 21,000 पर मंथ जिनके वेजेस हैं कम है 21,000 से और 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो उस इंडस्ट्रियल इंस्टैब्लिशमेंट पे ये एप्लीकेबल होता था। अब देखिए कोई इंस्टैब्लिशमेंट है जहां पे 30 मेंबर हैं, तो वहां पे एप्लीकेबल होगा, बट किन एम्प्लॉयज पे होगा, जिनकी सैलरी 21,000 रुपये से कम है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब क्या है, अब ये हर इंस्टैब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल है जहां पे 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, तो अभी भी ऐसा ही है, ठीक। बट इसमें अब सैलरी की कोई लिमिट नहीं है। ऑल एम्प्लॉयज हु डू नॉट सक्सीड एक्सीड स्पेसिफिक मंथली अमाउंट। अब ये मंथली जो अमाउंट है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। अब ये मंथली अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। अब ये इसका सारा जिम्मा जो है इन्होंने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे छोड़ दिया। पहले तो एक लिमिट फिक्स कर दी थी 21,000, अब ये लिमिट कुछ नहीं है, अब इस लिमिट को स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। बट इसमें ये लिखा है विल बी एंटाइटल टू एनुअल बोनस, कितना मिलेगा, मिनिमम 8.33% ऑफ द वेजेस एंड मैक्सिमम 20% तक आप दे सकते हैं। मिनिमम 8.33% एंड मैक्सिमम 20% तक आप बोनस दे सकते हैं। ऐसा मेंशन कहां है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में। पहले क्या था आपको मैंने बताया, 20 या 20 से कम ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे वहां पे एप्लीकेबल होगा, पर किन पे एप्लीकेबल होगा, जिनकी सैलरी 21,000 से कम है। अभी भी सेम है, 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय पे भी एप्लीकेबल होगा उस इंडस्ट्रियल इंस्टैब्लिशमेंट में, बट वहां पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेंगी इस मंथली थ्रेशोल्ड सैलरी को। और मिनिमम बोनस कितना होगा 8.33 एंड मैक्सिमम बोनस कितना होगा 20%। अब इसमें एक चीज और आती है, नेशनल मिनिमम वेजेस एंड फ्लोर वेजेस। तो पहले क्या था, कोई प्रोविजन नहीं था, देयर वाज नो प्रोविजन इन सच एक्ट फॉर फ्लोर वेजेस और टू फिक्स फ्लोर वेजेस, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था। बट अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने कहा है कि इट सेंट्रल गवर्नमेंट विल फिक्स नेशनल मिनिमम वेज और फ्लोर वेजेस आफ्टर टेकिंग अकाउंट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर, आफ्टर टेकिंग अकाउंट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर। और इसमें एक चीज और मेंशन है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट फिक्स मिनिमम वेज बिलो द फ्लोर वेज। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए फ्लोर वेज, मान लीजिए 200 रुपए फिक्स कर दिए पर डे के हिसाब से, तो स्टेट गवर्नमेंट 200 रुपए से कम मिनिमम वेज नहीं रख सकती, उसको 200 से ज्यादा ही रखना पड़ेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी उससे ज्यादा ही स्टेट को रखना पड़ेगा। तो यहां तक था हमारा पूरा एक्ट। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन को, पहले मैं आपको बता देता हूं। डेफिनेशन में वही था, बेसिक पे इंक्लूडेड है, बेसिक पे के साथ साथ डीए और आरए, बाकी कोई चीज वेजेस में इंक्लूड नहीं होती। पहले 4 तरीके से पेमेंट होती थी, कॉइन, करेंसी नोट, चेक एंड क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। अब एक 5th मेथड और जोड़ दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मोड। पहले इंस्पेक्टर की फैसिलिटी थी, इंस्पेक्टर सिर्फ इंस्पेक्टर होता था, अब जो है उसको फैसिलिटेटर का नाम भी दे दिया गया और इंस्पेक्टर को अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करती थी। अब एडवाइजरी बोर्ड भी होगा। 2 एडवाइजरी बोर्ड की बात है, एक तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो मैंने आपको ऊपर बताया, और एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की मैं बात करूं तो उसमें एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के इक्वल नंबर्स होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे और 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कहां से, स्टेट गवर्नमेंट से। इंडिपेंडेंट पर्सन की संख्या जो वो 1/3 से ज्यादा नहीं होती। और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट वो शैल बी इक्वल इन नंबर। तो इनको कौन अपॉइंट करता है, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे ही स्टेट का एडवाइजरी बोर्ड था जिसके 1/3 मेंबर इक्वल एम्प्लॉयर होते हैं, 1/3 मेंबर होते हैं इंडिपेंडेंट पर्सन और 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर होते हैं सेंटर से और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड से। और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के अंदर एक वीमेन मेंबर भी
होती है। ये चीज़ हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने एक्ट की पूरी एप्लीकेबिलिटी को देखा कि कैसे पहले शेड्यूल एम्प्लॉयज़ के लिए था, अब सिर्फ जो है अब सारे एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। पहले जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है रिवाइज करती थी मिनिमम वेज को 5 साल के अंदर, अब मैंडेट कर दिया है कि 5 ईयर के इंटरवल में आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। आज किया तो अब से 5 साल के इंटरवल में आप कर दोगे इसको। ठीक। सेटलमेंट की बात करूं तो पहले पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंदर अगर 1000 से कम एम्प्लॉयज है किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में तो आपको 7 डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ में आपको पेमेंट को सेटल करना पड़ता था। वेजेस को 1000 से ज्यादा है तो 10th डे करना पड़ता था, बट अब इसको यूनिफॉर्म करके 7 डे कर दिया है विदाउट, अब कोई संख्या की कोई लिमिट नहीं है कि 1000 है या 1000 से ज्यादा। रिट्रेचमेंट, रिमूव्ड और डिसमिसल के केस में पहले जो है 2 वर्कर्स पे 2 वर्किंग डेज में करना पड़ता था, अभी भी 2 वर्किंग डेज के अंदर आपको उसकी पेमेंट को सेटल करना पड़ेगा। पहले बोनस का क्लेम जो है वो 6 महीने से 2 साल के अंदर आप कर सकते थे, अब आपको 3 साल के अंदर आप कभी भी कर सकते हैं। पहले एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबिलिटी की बात करूं पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट की तो वहीं अप्लाई होता था जहां पे सैलरी जो है वो 24,000 से कम है एम्प्लॉयज की, बट अब ये सभी पे एप्लीकेबल है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पहले ओवर टाइम की मैं बात करूं तो हर स्टेट में डिफरेंट ओवर टाइम था, किसी स्टेट के अंदर कुछ था, किसी के अंदर कुछ था। अब जो है उसको फिक्स करके 2 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल वेजेस और ऑर्डिनरी वेजेस कर दिया गया है। नेक्स्ट मैं बात करूं बोनस की तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अंदर पहले क्या था, देखिए अभी कोर्ट्स को अप्लाई किया नहीं गया है, इसलिए मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा चांसेस हैं कि पहले के एक्ट से आए, बट फिर भी आप पढ़ के जाइए कोर्ट्स वगैरह को ना, ताकि आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाए, आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो पहले बोनस की मैं बात करूं तो 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज जहां पे होते थे जिस इंडस्ट्रियल इंस्टैब्लिशमेंट में, वहां पे ये एक्ट अप्लाई होता था, अभी भी वही है। बट बोनस के लिए पहले एक थ्रेशोल्ड मार्क था 21,000 की सैलरी से, पर मंथ की सैलरी से, जिसकी सैलरी कम है उसको बोनस मिलेगा। बट अब ये लिमिट जो है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितनी सैलरी लिमिट होगी, और मिनिमम इसमें 8.33% आप बोनस दे सकते हैं ऑफ द वेजेस और मैक्सिमम 20% ऑफ द वेजेस आप दे सकते हैं। पहले मैं बात करूं नेशनल मिनिमम वेज और फ्लोर वेज का कोई कंसेप्ट नहीं था, अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी। देखिए नाम से ही लग रहा है नेशनल मिनिमम वेज है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज फिक्स कर दिए, ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर को देख के, और स्टेट गवर्नमेंट उस मिनिमम वेज से हमेशा ज्यादा ही मिनिमम वेज रखेगा, उससे कम नहीं रखेगा। तो ये हमने सारा कोड ऑन वेजेस को डिस्कस किया। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें हमारी मेल आईडी query@reignite20.com पे आप हमें भेज सकते हैं। आपके कोई भी डाउट हैं तो पर्सनल डाउट के लिए आपके पास एक नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूं 7838827840। आप इस नंबर पे डाउट भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट फ़ोन करके, व्हाट्सएप करें तो बेटर होगा। ठीक, आप हमें हमारे टेलीग्राम हैंडल @reignite20 इस पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, और इसके नोट्स जो है वो आपको इसी स्लाइड फॉर्मेट में मिलेंगे। आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है, वरना ये स्लाइड फॉर्मेट के नोट्स होंगे जो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, जिनको हम अपडेट कर देंगे, या फिर आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिए, आपको मेल कर दिए जाएंगे वो नोट्स मेल पे, या फिर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि एक और कोड को मैं डिस्कस करूं ऐसे ही डिटेल में एक रिवीजन क्लास की तरह। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और जितना हो सके ना उतना वीडियो को शेयर करो, ताकि आपसे कोई फीस वगैरह नहीं ले रहे हैं। आप ये भी देखिए ना कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव चला हुआ है ये तब से, तो आप इसको प्लीज़ जितना हो सके वो शेयर करें। सिर्फ एक यही आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि जितने ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं टेलीग्राम वगैरह पे, आप उनमें ये शेयर करते रहें। और ऐसी और भी वीडियोस हम ट्राई करेंगे कि ऐसे जैसे आज पूरा कोड ही रिवाइज करा दिया हमने मुश्किल से 30 मिनट्स की इस वीडियो में, तो आगे भी जितनी और वीडियोस होंगी उसमें भी हम ट्राई करेंगे कि इस 30 मिनट्स की वीडियो में हम सारे कोड्स को ऐसे ही रिवाइज करा दें, ताकि आप भी लास्ट मिनट पे रिवाइज कर सकें अच्छे से, कोई पॉइंट आपका मिस हुआ हो तो। इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन की थ्योरीज की पूरी क्लास करवाई है, जिस किसी को भी वो क्लासेस देखनी है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको भी आई बटन पे भी मिल जाएगा, और उसका लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, एंड आई होप you are doing good in your studies. Keep revising the syllabus. The exam is near. जितना हो सके रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ते रहें। So thank you very much for being with us.